तोड़ने की कोशिश उन्होंने पहले से ही की। जो बीजेपी के लोग थे या आरएसएस के लोग थे, इन्होंने हमेशा ये देश के खिलाफ रहे और अंग्रेज़ों की माफिक रहे। पार्टी में किसी किस्म का कोई दिखावा, कोई भेदभाव हमारी पार्टी नहीं रखती। जबकि दूसरी मेरा नाम मुशीर तरीन है और संभल 33 विधानसभा से मुझे AIMIM का टिकट मिला है और मैं यहाँ से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपने AIM पार्टी ही क्यों चुनी, समाजवादी या कोई और पार्टी क्यों नहीं चुनी? ने AIM पार्टी इस वजह से चुनी कि ये जो है गरीब, कुचले हुए, दलित, जो बेसहारा लोग हैं, जिन लोगों की आवाज़ पार्टियां नहीं सुन रही, उन लोगों की आवाज़ को उठाने वाली पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ ये है। और ख़ास तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों की जो आवाज़ उठाते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। इसलिए मैंने इस पार्टी को चुना, बहुत सोच समझ कर चुना। और इस पार्टी में किसी किस्म का कोई दिखावा, कोई भेदभाव हमारी पार्टी नहीं रखती। जबकि दूसरी पार्टियां जो हैं वो ढोंग रचाती हैं और उनका जो दिखाने का मामला और करने की बात और, वो सिर्फ़ और सिर्फ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले नारे लगाती हैं। या जो सापा सरकार है इतने दिन रह कर गई, सापा सरकार ने भी हमेशा ढोंग किया और मुसलमानों का वोट जो है वो यूज़ किया और चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन मुसलमानों को या दलित, कमज़ोर, कुचले लोगों को, इस वर्ग को बिल्कुल भी उन्होंने उठाकर नहीं देखा। उनकी आवाज़ उठाने वाला जो है कोई नहीं था। उसके लिए जो है मैंने उसकी वजह से इस पार्टी को ज्वाइन करके मैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, दूसरी बात यह है कि जैसे अभी आपने कहा कि मुसलमानों को लेके ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही चुनाव लड़ रही है, फिर अन्य किसी भी बिरादरी के? हमारी पार्टी ने देखिए कितने सारे हिंदू साहिबान को टिकट दिए हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में है। इससे गाज़ियाबाद से देखिए कितनी अच्छी कंडीशन में हमारे जो है हिंदू प्रत्याशी इलेक्शन लड़ रहे हैं और भी कई सीटों पे टिकट दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी में सारे हर वर्ग के लोगों का जो है साथ है और टिकट भी पार्टी ने दिए हैं। और वैसे भी पार्टी में मैं सरदारों के सारे लोग जो हैं हमारे साथ में हैं और हमारी पार्टी में कभी भेदभाव नाम की चीज़ रही नहीं। अच्छा, आप जो गांव में जाके प्रचार कर रहे हैं या फिर इलेक्शन में जो भी आप कर रहे हैं, आप किस मुद्दे को लेके जनता से वादे कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर पार्टी असल मुद्दों को भुलाकर खाली मूली के हिंदू मुस्लिम भेदभाव की कोशिश और जो असल मुद्दे विकास के मुद्दे हैं उनको भुलाने की, उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। काम कुछ भी नहीं, ज़मीनी स्तर से, और बातें जो हैं वो आसमान पे को छूने वाली। तो इस तरह से जो है हम लोग अपना काम जो कर रहे हैं वो मुद्दों के ऊपर कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी सरकार आती है तो हम मुद्दों जो हमें करना है वो मुद्दे हम लेकर चल रहे हैं। और हम लोगों को ये बता रहे हैं कि समाजवादी सरकार ने 30 साल संभल के लोगों ने उनको वोट दिया और रातों दिन उनके लिए जो है अपनी जान को जान ना समझकर उनका साथ दिया, उनके ऊपर विश्वास किया। लेकिन उनको संभल के लोगों को हमेशा जो है वो धोखे में रखा गया और उनके विश्वास को हमेशा ठेस पहुंचाई। इसलिए हम उन मुद्दों को जो हमारे 30 साल से लोग आंखें उठाए हुए देख रहे हैं और उन चीज़ों की मांग कर रहे हैं जिन चीज़ों की संभल में ज़रूरत है, ख़ास तरीके से तालीम की। जो शिक्षा है यहाँ पर बहुत पिछड़ी हुई पोजीशन है। आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुअर पोजीशन जो है वो संभल की है। बेपढ़े लिखे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और हमारे आजू बाजू की जगहों पर छोटी सी जगह चंदोसी है, वहाँ पर भी आप देखें शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा है। तो हमारा जो मकसद है वो अच्छी शिक्षा और हर घर में शिक्षा देने का हम जो है वो एजेंडा लेकर चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ के लोग बीमारियों में मुब्तला होते हैं तो उनको दवाई का कहीं से कहीं तक कोई साधन नहीं मिलता। छोटे छोटे
जो मोहल्ला क्लिनिक होती हैं उस उनके ऊपर लोग निर्भर हैं। यूँ कि यहाँ पे मज़दूर तबका, मेहनत का तबका है, वो मेहनत मज़दूरी करके बहुत मुश्किल से अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं। उनके पास कोई साधन नहीं होता कि वो बड़ी जगह पर, बड़े अस्पताल में जाकर इलाज करवाएँ, और सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पर दूर-दूर तक नहीं है। जाएँ तो कहाँ जाएँ? लोग सिसक-सिसक के मर रहे हैं। तो ये हमारे लिए जो है ज़मीनी लेवल की ज़रूरत है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ पर अच्छे स्कूल हो, यहाँ पर यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पर और जो बेरोज़गारी के साधन है वो होने चाहिए। यहाँ पर संभल इतनी बड़ी जगह होने के बाद और ज़िला होने के बावजूद यहाँ पर रोडवेज़ भी नहीं है। अच्छा सर, मेरा सवाल एक और है। जैसे मान लीजिए पिछले कई वर्षों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जो विधायक रहते आए हैं संभल से, ठीक है। जब संभल के विधायक मौजूदा होने के बावजूद भी जो हमारा कार्यालय है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, जो हमारा कार्यालय है, जो जिला लेवल का कार्यालय है, वो बहजोई में पहुंचा दिया गया। उसके पीछे क्या कारण रहा? इसके पीछे इनकी अपनी लालच थी। इन्होंने, जो विधायक मौजूदा थे, ये कैबिनेट मंत्री थे उस टाइम पे, ये चाहते थे सब कुछ कर लेते। इनके सामने बात को रखा गया कि आप जो है चाहे मुख्यालय लीजिए या आप जो है वो कैबिनेट मंत्री बनिए। इन्होंने जो है कैबिनेट मंत्री बनना पसंद किया और जो मुख्यालय था उसको इन्होंने ट्रे में सजाकर उनको सौंप दिया और उनसे वायदा कर लिया कि मुख्यालय के मामले में मैं नहीं बोलूँगा। और मुख्यालय जो उस टाइम के दूसरे मंत्री थे बदायूं के धर्मेंद्र यादव, वो उठाकर बैजोई में ले गए। तो अब जाहिर सी बात है कि मुख्यालय यहाँ से खोने के ज़िम्मेदार अकेले सिर्फ यहाँ के विधायक हैं। अब वो ये कहते हैं कि वो नहीं माने, राम गोपाल नहीं माने या धर्मेंद्र यादव नहीं माने, वो उठाकर ले गए। तो उनके अंदर ताकत थी, वो उठाकर ले गए। अगर ये चाहते और संभल के सच्चे हितैषी थे ये, तो ये रिज़ाइन कर देते और पार्टी छोड़ देते, कहते कि मैं जो हूँ अपने पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अगर आप मुख्यालय संभल को देंगे, संभल के लोगों ने आपको जो है कामयाब बनाया, आपके लिए कुर्बानियाँ दी, संभल ने आपको मुलायम सिंह यादव को 2 बार एमपी बनाकर भेजा, 1 बार राम गोपाल को एमपी बनाकर भेजा। मुलायम सिंह जी को 2 लाख वोटों से जिताकर जिस बार भेजा था, उस बार मुलायम सिंह जी को जो है सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके अंदर उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। तो संभल ने एक रक्षा मंत्री दिया, उसके बावजूद संभल को धोखा दिया गया और संभल के साथ में इन्होंने जो है घोर अन्याय किया। वो अन्याय संभल की जनता हमेशा हमेशा याद रखेगी, कभी नहीं भूलेगी। संभल की जनता की कमर में इन्होंने छुरा भोंकने का काम किया। अच्छा, जैसे नवाब साहब जो कई साल से विधायक रहते आए हैं, आपको लगता है कि आप उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या फिर नहीं? उनके पास है क्या? उनका जो सारा वोट बैंक था, वो ज़्यादातर वोट बैंक तो उनका जो माना जाता था, जो हमारे इस टाइम के बसपा प्रत्याशी हैं, वो उनके साथ में रहा करते थे और उन्होंने दिलो जान से हमेशा उनका इलेक्शन लड़ाया और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए उनके इलेक्शन में वो खर्च किया करते थे। पूरे इलेक्शन का खर्चा वो उठाया करते थे। तो अब जो आदमी करोड़ों रुपए खर्च करता हो, वो उस आदमी के वो नहीं हुए तो फिर किसके होंगे दुनिया में? वो जो वोट बैंक था, उनका अपना अच्छा खासा वोट बैंक था, वो सारा का सारा लेकर वो हट गए। तो उनका जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक, उनका कहाँ से और क्या रह गया? वो तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 25 प्लस अगर हो जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। वो 25,000 वोटों से ऊपर नहीं जा पाएंगे। अच्छा सर, जैसे संभल के अंदर कुछ कम बढ़ती 2.5 लाख वोटों की काउंटिंग है, मोमदन जो वोट है, उसमें से आपको क्या लगता है कि आपके पास कितना आएगा या शकील साहब के पास कितना जाएगा? चलो इकबाल साहब को, नवाब साहब को आप एक तरफ रख दीजिए, ठीक है। आपके पास कितना जाएगा और उनके साथ शकील साहब के पास कितना जाएगा? देखिए, कितना तो ये तो गैब का हाल ऊपर वाला जानता है और मेरे ये अंदाजे होते हैं, उनका तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात यह है कि बहुजन समाज का वोट बैंक भी खिसक गया। उसकी वजह यह है कि मायावती जी जो बयान अभी पिछले दिनों में उन्होंने दिया था कि अगर हमारी 2 सीटें भी आती हैं तो हमारा समर्थन बीजेपी को होगा, हम सापा को हराने के लिए बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं। तो उनको तो अगर आप डायरेक्ट वोट दे दें बीजेपी को या बहुजन समाज को वोट दे दें, वो तो एक ही बात मालूम हो रही है। तो इसलिए हमारे जो मुसलमान हैं वो हमेशा
जो है कभी बीजेपी के साथ नहीं जाता। वो इक्का दुक्का कोई चला जाए वो दूसरी बात है, लेकिन अक्सरियत में कभी नहीं जाता। तो उनके साथ जो है वो किसी भी सूरत में मुसलमान नहीं जाएगा। उसकी वजह वही है कि वो जो है बीजेपी की पार्टी है, और बीजेपी को खुल्लम खुल्ला जो इंसान समर्थन देने के लिए तैयार बैठा हो, उससे उसमें मुसलमानों का जाना ख़ास तरीके से सवाल ही नहीं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो भी कहते हैं वो ये कहते हैं, एआईएम जो पार्टी के वाली स्टार ओबीसी साहब हैं, वो बीजेपी पार्टी के बी पार्टी हैं, ठीक है। बी पार्टी ही ओबीसी साहब के लिए बताते हैं, आप उनके लिए बता रहे हैं, आप किस बारे में क्या राय है? और उनका एक सवाल और रहता है सबसे ज़्यादा, वो ये रहता है कि देखिए नवाब साहब पे मुकदमा हो गया, ठीक है, समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे या फिर उनके जो भी नेता थे, सब पे कोई ना कोई मुकदमा लगा, उनके लिए जेल भेजा गया, चाहे वो नवाब साहब हों कोई भी हो। लेकिन एक ओबीसी वाले स्टार साहब ऐसे हैं जिन पर आज तक ना तो कोई मुकदमा लगा है, ना ही उनके साथ बीजेपी वालों ने कोई कुछ बोला है। ऐसा किसने क्या कारण किसने है? कह दिया मुकदमे नहीं हुए? उनके जी ऊपर लगभग 25 के आसपास मुकदमे हैं, जी लगे हुए हैं। और रहा ये कि मुकदमे लगने के बाद में, मुकदमे तो किसी के ऊपर भी लग सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मुकदमे नहीं है? क्या आपके जो योगी जी हैं उनके ऊपर मुकदमे नहीं है? मुकदमे सबके ऊपर लगते हैं, वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो मुकदमे उनके जो हैं वो इस टाइप का की कोई भाषा जो अभद्र भाषा है, जो बदतमीज़ी की भाषा है, वो भाषा उन्होंने कभी नहीं बोली। वो कभी बदतमीज़ नहीं रहे। वो हमेशा संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर बोलते हैं। तो फिर किस बात की जेल, किस बात की उनकी अरेस्टिंग? हल्के फुल्के मुकदमे होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं। अब रहा ये कि इल्ज़ाम लगाने की बात, तो देखिए समाजवादी जो है वो कहती है कि बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी के अभी एक जो उप मुख्यमंत्री हैं वो संभल आए थे अभी 3-4 जी। दिन पहले। वो यहाँ पर ये कह कर गए कि ओवैसी साहब जो हैं वो समाजवादी की बी टीम है। तो आप ये बताइए कि है क्या, किस किस के सबकी बी टीम जो है वो ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब इतने इस टाइप के आदमी हो गए कि वो सब सारे लोग जितने भी हैं वो एक दूसरे को कह कह के कि इनकी भी बी टीम, उनकी भी बी टीम। ऐसा नहीं है। ये खुद जो हैं वो बी टीम नहीं बल्कि ए टीम है। ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप बीजेपी को उठा लीजिए तो एक ही बात है, समाजवादी को उठा लीजिए तो एक ही बात है। सब लोग एक दूसरे के मशवरे से ये काम करते हैं। बताइए आप अभी जो इनका मुलायम सिंह जी की बहू ने अपर्णा बीजेपी यादव। बीजेपी ज्वाइन की, जी अपर्णा यादव ने, जी कितना खुश हैं, कितनी खुशी के साथ मुबारकबाद दे रहे हैं कि बेटी जाओ, बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गई, तुम सही जगह पे पहुंच गई। अभी आप देखिए, अभी तो ये सारा का सारा खानदान खुल्लम खुल्ला बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इनका इनका खाली मूली ढकोसला और दिखावा है कि हम जो है समाजवादी हमारी पार्टी है। समाजवादी नहीं, ये बीजेपी की ही निकाली हुई अच्छा, शाख है। बीजेपी के जो जो मुलायम सिंह यादव हैं, ठीक है, उनके जो समधी हैं वो भी बीजेपी पार्टी में ज्वाइन है, वो भी बीजेपी उनकी में। बहू है वो भी बीजेपी में है। ऐसा क्या कारण रह रहा है कि जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी की तरफ के लिए ज़्यादा भाग रहे हैं? बीजेपी के ही लोग हैं ये बीजेपी का भाई। मुलायम सिंह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर नहीं कहा था कि मोदी जी मैं आपको दोबारा प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूं? तो ये तो बीजेपी के ही लोग हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को अपना वोट बैंक बांधकर ये खुल के बीजेपी में नहीं आ पाए हैं, वरना अंदरूनी तो ये पक्के बीजेपी के लोग हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ओवैसी वालिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे या फिर नहीं? नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उन्होंने कब कहा? हमारा कहना ये है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो, हमारा कहना, हमारी पार्टी का कहना, ओवैसी साहब का कहना ये है कि जो हुकूमत बने वो बैसाखी पे बने। बैसाखी पे बनेगी, हम साझी होंगे, हम साझीदार बनेंगे। साझी जो है वो हिसाब लेने का पूरा पूरा हकदार होता है। नौकरी नौकर जो है वो नौकर होता है। हमारा जो यूज़ इस टाइम पे हो रहा है वो नौकरों से भी ज़्यादा बदतर हालत में हमारा यूज़ हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा हिस्सा हमें चाहिए, हमारी हिस्सेदारी हुकूमत में चाहिए। जब हिस्सेदारी हमारी होगी तो हमारे काम जो नहीं हो पाते, जो आपके 74-75 साल में आज़ादी के बाद से जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी वो चीज़ें हमें मिले। और जिस तरीके से हम लोगों को, हमारे समाज को पीछे छोड़ते चले आए, आज हमारी पोजीशन ये हो गई कि
कि हमारी नौकरियां 1% रह गई, जबकि हम 35% नौकरियां थी, और मुसलमान सरकारी अफसरान जो थे वो लगभग 35% थे। आज हमारी जो पोजीशन हुई है वो सारी की सारी इन लोगों की मक्कारियों की वजह से हुई है। हमें वो हक चाहिए। आज हमारी हालत जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो दलित समाज है उससे भी ज़्यादा बदतर हालत हमारी हो चुकी है। इस कम्युनिटी को ऊपर उठाने के लिए, हर दबे कुचले को ऊपर उठाने के लिए इंशाल्लाह हमारी पार्टी काम कर रही है और करती रहेगी। उनकी आवाज़ों को उठाने के लिए इंशाल्लाह हम लोग ये, हमारी पार्टी ये कहती है कि हमें हिस्सेदारी चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर मुझे ये देखने के लिए मिला है कि जो आज बीजेपी को उठा लीजिए या फिर समाजवादी पार्टी को उठा लीजिए, किसी भी आप पार्टी को उठा लीजिए, वो जातिवाद का मुद्दा सबसे पहले लेके आता है। ठीक, ये जातिवाद का मुद्दा जो है ये बीजेपी आने के बाद चला है या फिर पहले से ही चल रहा था? ने बीजेपी ने शुरू से ही जातिवाद फैलाने की कोशिश की। इन्होंने जो है जो ब्राह्मण समाज है या और दूसरे समाज हैं, बनिया समाज है, इन लोगों को पहले ही इन्होंने लेना शुरू किया। और तारीख गवाह है, देखिए आप, कि सबसे पहले जो बीजेपी में शामिल हुए थे वो इन्हीं समाजों के लोग हुए थे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अंदरूनी अपनी बात करके इन समाजों को जोड़ना शुरू कर दिया। और आज जो जहर इन लोगों ने बो दिया वो इस तरह का बो दिया कि हर हिंदू को इन्होंने हिंदू बनाने की कोशिश की है, जबकि हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी सूरत में भेदभाव करने का जो है मूड में नहीं होता। और हमारे दोनों के जो है आपस में मेल मिलत, आपस में कारोबार सब के एक होते हैं। देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नफ़रतों का जो बीज इन लोगों ने बोया है वो इतना बो दिया कि अब जो है एक दूसरे को हम लोग जब सामने आते हैं तो हमें ताज्जुब होता है, दुख होता है इस बात का कि आज जो है हर हिंदू जो है वो थोड़ा सा इन्होंने जो है उनके दिल में इतनी मुसलमानों की नफ़रत पैदा करने की कोशिश की है कि लोग, हिंदू समाज भी अब ये कहने लगा कि भाई हाँ, वाकई में हम लोग जो हैं, हमें इन्होंने दूर करने की कोशिश की है, हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे और हम एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब दुनिया में हम लोग हैं और पैदा किया है तो हम किसी भी सूरत में मुसलमानों से दूर नहीं हो सकते, और मुसलमान कहते हैं हम हिंदुओं से दूर नहीं हो सकते। हमारा एक दूसरे का चोली दामन का साथ है। अच्छा, चलो मान लीजिए बीजेपी अब 5 साल से आ गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे पहले समाजवादी रही, कांग्रेस रही, ठीक है। जब 1947 में हमारा देश का विभाजन हुआ तो वो किस उद्देश्य से हुआ था? अगर बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, हिंदू मुस्लिम चल रही तो अब चल रही है, 1947 में देश का विभाजन हुआ था, वो किस उद्देश्य पे हुआ था? विभाजन वाले टाइम पे कैसे आपने सोच लिया कि बीजेपी नहीं थी? बीजेपी तो और इससे पहले थी। बीजेपी तो 1920 में उसका वजूद सत्ता में तो सर अब आई है ना वो। सत्ता में आना और बात हो गई। उनकी जो विचारधारा है वो तो उस टाइम पे भी थी, पार्टी तो उस टाइम पे भी बन चुकी थी। और उसके बाद में जो है उन लोगों ने विभाजन करने का काम किया। जो भी देखिए, कुछ लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं ऐसे कि जो देश को हमेशा से तोड़ने की कोशिश उन्होंने पहले से ही की। जो बीजेपी के लोग थे या आरएसएस के लोग थे, इन्होंने कभी देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। हमेशा ये देश के ख़िलाफ़ रहे और अंग्रेज़ों के माफ़िक रहे। अंग्रेज़ों को इन्होंने जो है दूध पिलाया, और देश आज़ाद करने में कहीं से कहीं तक इनका कोई रोल नहीं था, और ये चाहती भी नहीं थे कि देश आज़ाद हो। ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू हमेशा रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रीय झंडा हमारा पैरों में रौंदा। सारी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। तो हम कुर्बानियाँ जो दी वो मुस्लिम समाज ने ज़्यादा दी, हिंदू समाज ने भी दी, लेकिन आरएसएस के लोगों ने हमेशा इसकी मुखालफत की। तो देश को तोड़ने का काम ये शुरू से करते चले आए हैं, और आज तक वो नीति इनकी जारी है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे टाइम